नादाधीनं जगत्सर्वम्। शास्त्रार्थ नाटक में आपने लोक विश्रुत और इतिहास में रचे बसे शंकराचार्य, मंडन मिश्र, शारदा और अमरूक जैसे पात्रों को लिया है। ऐसे पात्रों को लेकर नाटक रचना की आपको कैसे सूझी? डॉक्टर साहब, अब चूँकि मैं पहला तो उसका कारण ये है कि मैं संस्कृत का विद्यार्थी रहा हूँ, और दूसरा ये है कि जो भी आप देखें कि जो परंपरा में नाटक रहे हैं तो उन नाटकों में जो मिथकीय पात्र हैं, जो जिनको कहें कि हम समाज में रूढ़ हो चुके, लोक में रूढ़ हो चुके जो पात्र हैं, वो अत्यधिक प्रभावशाली होते हैं। जी। वो शंकराचार्य और मंडन मिश्र का जो एक विवाद है जो शास्त्रार्थ के रूप में, वह लोक विश्रुत है। कथा में, गाँव में सब जगह चलता है, सभी लोग उसको जानते हैं। तो एक नाटककार के रूप में या रचना कर्म के साथ साथ ये हमें सुविधा मिलती है कि जो लोक विश्रुत पात्र हैं उनको हम किस रूप में अपने तरह से उनको हम प्रस्तुत कर सकें। तो ये प्रेरणा तो मैं नहीं बता सकता, किसी एक नाटक से ही नहीं, पूरी परंपरा है हमारी। वैसे भी लोक विश्रुतता के अतिरिक्त हिंदी में नाटकों के मिथकीय प्रयोग की भी एक अपनी परंपरा रही जी है। जी। वह अंधा युग में भी हमें मिलती है। हाँ। वह महाप्रस्थान में भी दिखाई देती है, एक कंठ विस्पाय में भी दिखाई देती है। जी। क्या इस नाट्य परंपरा से भी आप ने कोई प्रेरणा ली है? निश्चित रूप से हिंदी रंगमंच को हम अगर जानते हैं तो आषाढ़ का एक दिन से जानते हैं, अंधा युग से जानते हैं। कालिदास को बदला है, नया, बिल्कुल कालिदास वो अलग है। हाँ। तो एक बड़ी परंपरा, लंबी परंपरा है। और इसके अलावा स्क्रिप्ट के अलावा वैसे ये बदलना क्या सामाजिक समस्याओं के बदलते परिदृश्य के कारण नहीं होता है? निश्चित रूप से। मैंने आपसे कहा ना कि जो अपने समय का कालिदास कौन है, अपने समय का राम कौन है, अपने समय का कृष्ण कैसा होगा, शंकराचार्य अपने समय का कैसा होगा, और उसके साथ साथ वो परंपरा से कैसे जुड़ा हुआ है। जैसे लोक विश्रुतता की बात आपने की, मिथकीय चेतना की बात की, फिर जब हम इतिहास से पात्रों को उठाते हैं तो कई बार कथानक में, पात्रों में हम साथ में कल्पना को भी लेकर चलते हैं, और काल्पनिक पात्र भी आते हैं, काल्पनिक घटनाएं भी आती हैं। जी, जी, तो जी। ऐसी काल्पनिकता नाटक
में लिए गए इतिहास को कहाँ तक संवर्धित करती है और क्या उससे कुछ चुनौतियां भी जन्म लेती हैं? डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा सवाल है आपका कि देखिए, मूल तो सृजन क्या है जी। एक तो ये है कि हम जो समकालीन कथा वस्तु, समकालीन जीवन दर्शन है, समकालीनता विभिन्न रूपों में आ रही है, हम अपने समाज, अपने दर्शन, अपनी संस्कृति से जोड़ करके उन पात्रों को, तो जब हम नए ढंग से स्थापित करने की कोशिश करते हैं या अपने समय के अनुकूल उनको रखने की कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं, तो वो एक नए रंगमंच की अपने आप सृष्टि होती चली जाती है। और चुनौतियां हैं, चुनौतियां आती हैं कि कहीं हम शंकराचार्य से छेड़छाड़ तो नहीं कर रहे हैं, या शंकराचार्य का जो एक समाज में एक जो आध्यात्मिक या दार्शनिक दृष्टि से जो एक महत्व स्थापित है, कहीं हम उसको उस स्थान से उसको हटा तो नहीं रहे हैं। तो इस तरह की समस्या रहती हैं और उनका भी निर्वाह करना है। और कथा को द्वंद्व के आधार पर आपको समानांतर दो पात्र भी सृजित करने हैं, तो इस तरह की समस्या तो वैसे इस नाटक में तो मिथ की चेतना और भी प्रश्नों को जन्म देती है। वैसे भी शंकराचार्य के अमरूक में जो कायांतरित होने की स्थिति है, ये प्रश्न संभालना बहुत मुश्किल नहीं है क्या? डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा प्रश्न है। और असल में जो परकाया प्रवेश विद्या है, जी हाँ, तो ये हमारे पुराणों में और इस तरह की कथाओं में मिलता रहा है। आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी के यहाँ उपन्यासों में भी इस प्रकार इतिहास को लेकर इस तरह की बात की है। तो इतिहास रस में जो परकाया प्रवेश है वो चलता रहा है। और आधुनिक युग में तो स्त्री विमर्श और दलित विमर्श की बात करते हैं, तो परकाया प्रवेश एक दूसरा रूप ले लेता है। निश्चित रूप से वो बिल्कुल अलग रूप है। तो इस नाटक में जो परकाया प्रवेश की बात हमने जो की है जिस रूप में, चूंकि एक उसको हम उपन्यास में नहीं रख सकते थे कि परकाया प्रवेश होगा तो कैसे होगा, नाटक में नाट्य युक्तियाँ होती हैं। जी हाँ, जी। तो वो जो नाट्य युक्तियां हैं उसके आधार पर आपने कर्टेन गिरा दिया या यवनिका लगा दी, तो शास्त्रार्थ में आपने नाट्य शास्त्र का भी विशेष निश्चित नाटक आप करेंगे, लिखेंगे या उसका मंचन करेंगे तो भरत तो अपने आप आ ही जाएंगे। जी। और उनकी चर्चा और नाट्य शास्त्र की चर्चा, भरत ने नाट्य शास्त्र में एक और बात कही है कि हर रचना सहृदय संवादी होती है। निश्चित। तो क्या इस नाटक की रचना के समय आपके मस्तिष्क में भी एक बात कहीं रही है और इसका कोई प्रभाव आपके नाटक में पड़ा है? देखिए, मैं विद्यार्थी रहा हूँ नाट्यशास्त्र का, भरत का, मुनि का, और सौंदर्य शास्त्र मेरा विषय रहा। तो लगातार कुछ न कुछ सीखने की एक इच्छा रही मन में, ललक बनी रही कि नाटक क्या है और रंगमंच क्या है। राधा वल्लभ जी से बहुत कुछ सीखा। ऐसे और भी लोग हैं, शेखर वैष्णवी जी के साथ मैंने विक्रम और वशियम में बहुत दिन 6-7 महीने रहा मैं। तो ये अलग बात है, आप जो पढ़ करके बहुत सारी चीज़ें नहीं सीखते, मंच से जुड़ करके, नेपथ्य से जुड़ करके या रचना कर्म से, रचना कर्म से जुड़ करके आप व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करते हैं। हम परकाया प्रवेश की जो बात कर रहे थे, तो वहाँ एक बड़ा प्रश्न इस नाटक को लेकर विशेषकर नैतिकता का भी खड़ा होता है। जी। जैसे नरेश अमरूक शतक की तो मृत्यु हो जाती है, जी, लेकिन मृत्यु से कुछ क्षण पूर्व शंकराचार्य की आत्मा अमरूक की काया में प्रवेश करती है। जी। और शंकराचार्य अमरूक की पत्नियों के साथ काम अनुभव प्राप्त करते हैं। जी। क्या इसे नैतिक कहा जा सकता है? देखिए डॉक्टर साहब, ये दृश्य माध्यम है, पहली बात तो ये है। जी। इसको आप नैतिकता की दृष्टि से उठाएंगे तो बड़ी स्थिति गड़बड़ हो जाएगी। रहा नैतिकता का जो प्रश्न है, तो नैतिकता का प्रश्न हर समाज में, हर मूल्य उसका अलग अलग रहा है। नैतिकता का हर समाज में अलग अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन कह सकते हैं हुआ है। इस नाटक में जो नैतिकता की बात आप कर रहे हैं वो परकाया प्रवेश नैतिकता का प्रश्न। दूसरी बात है कि शरीर का धर्म है। जी। नैतिक अनैतिक, पुण्य पाप, स्पष्ट करें, शरीर का धर्म है क्या? तो जगत उसमें नहीं आता? नहीं, शरीर जब तक जीवित है तभी तक मनुष्य नैतिक है। जी। मरने के बाद नैतिक अनैतिक होने का सवाल खत्म हो जाता है। सभी स्वर्गीय होते हैं, सभी पुण्यात्मा हो जाते हैं। जी। तो मैं इस रूप में देखता हूँ कि नैतिकता का जो प्रश्न है वो शरीर के धर्म से जुड़ा हुआ है। जी। और यहाँ जो हमने समस्या जोड़ी है, जो जिस तरह से नाटक जुड़ता है, शारदा ने जो जिज्ञासा व्यक्त की है शंकराचार्य के सामने, जी, तो उनको परकाया प्रवेश विद्या का जो उसका रूप है, रूपक है, वो इस रूप में है कि वो पूरी चेतना उनकी निकल करके जाती है। जी। शरीर वहीं का वहीं रखा हुआ है। जी। तो जो धार्मिक या आध्यात्मिक दृष्टि से जो लोग सोचेंगे, नैतिकतावादी अगर सोचते हैं, तो मैंने कोशिश की है कि उनसे छेड़छाड़ ना हो। जी। वैसे भी शास्त्रार्थ नाटक का मिथकीय तंत्र जितना जटिल है, जी, उसका रचना तंत्र उतना ही सरल है। जी। 3 अंकों में विभाजित इस नाटक की संरचना में आपका जो अपना रंग अनुभव रहा है, वो कहाँ तक काम आया? देखिए डॉक्टर साहब, अनुभव तो अपने ही काम आते हैं, चाहे आप कविता लिखें, गद्य में कहानी लिख रहे हो, उपन्यास लिखें या रंगमंच से जुड़े हो। जी।
रंगमंच पर खड़े होकर के एक लाइन का कोई संवाद अगर आप बोल रहे हैं तो उससे आपका अनुभव विस्तृत होता है। जी हाँ जी। जब तक हम उस रंगमंच से कहीं ना किसी रूप में चाहे थोड़ा ही अनुभव हो वो नहीं होता है तो आप नाटक लिखने में वो सुविधा नहीं हो पाती। दूसरी बात यह है कि पात्रों को समानांतर वही परकाया प्रवेश रचनाकार भी अपनाता है। अनेक रूपों में परकाया प्रवेश की बात है कि वही रचनाकार शारदा के रूप में बोलता है, वही रचनाकार मंडन मिश्र के रूप में बोलेगा, वही रचनाकार शंकराचार्य के रूप में बोलेगा। निश्चित रूप से। तो ये परकाया प्रवेश का ही जादू है जो पूरा नाटक या पूरी रचनाशीलता में हावी रहा एक तरह से। आप समकालीन हिंदी रंगमंच के परिदृश्य को देखते रहे हैं, उसका कैसा प्रभाव पर पड़ा है? देखिए, समकालीन रंगमंच अब अनेक रूपों में विकसित हुआ है और लगातार विकसित हो रहा है। अब कथा मंचन की बात चल रही, देवेंद्र अंकुर ने बहुत सारे कई कहानियों का रंगमंचीय और बड़ा सुंदर उपन्यासों का मंचन हो रहा है। अभी हिंदी अकादमी ने बहुत सारे 5-6 अच्छे उपन्यासों का मंचन हो चुका है। तो अनेक इसके रूप हैं। मंचन से मैं बहुत ज़्यादा जुड़ा नहीं रहा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत अनुभव मैंने अर्जित किया है। जो नाटक पढ़ने का मेरा शौक रहा है या मेरा विद्यार्थी रहा हूँ इस रूप में नाट्यशास्त्र का, तो संवाद कहाँ पर कट शार्ट हो, कहाँ पर उसको मतलब पंच जिसको हम कहते हैं, पंच वाली जो लाइन होती है वह ढूंढ लेता हूँ जब मुझे लगता है कि बहुत अच्छा मैंने कुछ काम कर लिया, ऐसा मुझे लगता है। आपके कुलांगना उपन्यास में चारुदत्त और वसंत सेना का एक भावपरक प्रेम दिखलाई देता है, यद्यपि वहाँ शारीरिक और मानसिक प्रेम भी दिखलाई देता है। लेकिन जहाँ तक शास्त्रार्थ का संबंध है, इसमें प्रेम के वैसे बारीक तंतु नहीं दिखलाई देते जैसे हमें कुलांगना में दिखलाई देते हैं। शायद शारदा ने जब काम अनुभव पर प्रश्न किया था शंकराचार्य से, तो जिस तरह से जिस जल्दी में उन्हें अनुभव प्राप्त करना था, तो उन्हें प्रेम का शायद अवकाश भी नहीं था। जी, निश्चित रूप से। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि काम ही इसका केंद्र बन गया है? काम और प्रेम का आप क्या रिश्ता देखते हैं? शास्त्रार्थ में इसकी क्या भूमिका है? बड़ा अच्छा और जटिल सवाल है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि शंकराचार्य मूलतः विह्वल प्रेमी नहीं है। जी हाँ। वहाँ चारुदत्त विह्वल प्रेमी है वसंत सेना का। जी। और दूसरी बात यह है कि वो काम का अनुभव प्राप्त करना चाह रहे हैं, काम को एक पुरुषार्थ के रूप में सीखना उनकी समस्या है। जो श्रृंगार आपको दिख रहा है इसमें, वो बेसिकली वो श्रृंगार है नहीं, वो एक तरह का काम अनुभव है, और वह काम अनुभव जो पूरी सृष्टि के सृजन के मूल में है। सैद्धांतिक कुछ ऐसा कह सकते हैं। निश्चित रूप से वो सैद्धांतिक अधिक है और चेतना के स्तर पर है, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर है। वो उस दैहिक शरीर तो चूंकि और जो सारे आप संवेग हैं और बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनसे जब जुड़ाव होता है तो मनुष्य का शारीरिक स्पर्श ही बहुत बड़ा मतलब विभाव अनुभाव का कारण बनता है। जी। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं है, और ये सैद्धांतिक पक्ष है। और सैद्धांतिक पक्ष से चूंकि शारदा ऐसा कहती हैं कि तुम अगर ऐसा कर पाओगे तो स्त्री की देह की मुक्ति और नारी की जो मुक्ति है, ये बात और विशेष महत्वपूर्ण उस दिशा में कुछ और काम आगे बढ़ेगा। चाहे कुलांगना हो या शास्त्रार्थ हो, स्त्री की जो बात आपने उठाई, तो आज जो स्त्री की देह की बात स्त्री विमर्श में जिस रूप में आ रही है, तो समकालीन संदर्भों में जो उत्तर आधुनिकता का जो बिंदु हमारे सामने आ रहा है, उस संदर्भ में शास्त्रार्थ को आप किस तरह से जोड़कर देखते हैं? डॉक्टर साहब, शास्त्रार्थ उसी तरह से जैसे आप विखंडनवाद है उत्तर आधुनिकता में, कि एक क्षण ले लिया, एक थोड़ा सा टुकड़ा हमने ले लिया और उससे हम किसी चीज़ को जोड़ते हैं, तो सीधे सीधे तौर पर तो ये नहीं जुड़ रहा है उत्तर आधुनिकता से। लेकिन ये जरूर है कि जो आधुनिकता के बाद की जो भी स्थितियां हैं उसमें हम बार बार रिवाइज करते हैं अपनी चीज़ों को, अपने सांस्कृतिक मूल्यों को नए तरह से नई रूपरेखा के आधार पर देखते हैं और उससे अपने जीवन को जोड़ने का प्रयत्न करते हैं। हो सकता है शायद मैंने प्रयत्न पूर्वक नहीं है ये, शास्त्रार्थ में भी ऐसे कुछ मतलब अंश, ऐसे कुछ प्रसंग मिल रहे हों। इस नाटक को पढ़ने के बाद एक सवाल और भी जन्म लेता है। जैसे हम नई पीढ़ी की बात करें तो नई पीढ़ी को प्राय विशेष रूप से भोगवादी पीढ़ी कहा जाता है, उपभोक्तावादी पीढ़ी कहा जाता है, और चाहे सैद्धांतिक रूप में हो या किसी रूप में हो, काम की एक विशेष स्वीकृति हमें इस नाटक में दिखलाई देती है। क्या ये नई पीढ़ी को और भोगवाद की ओर प्रेरित नहीं कर देगी? नहीं डॉक्टर साहब, अब आप नई पीढ़ी और उसकी दृष्टि से देखें, वही जो आप नैतिकता की बात कर रहे थे, हमारा दर्शन, हमारा जो शास्त्र है वो कहता है कि ऋते कामात् न मुक्ति। तो काम एक पुरुषार्थ है यहाँ पर।
और वह अगर नहीं है जीवन में तो मनुष्य में रिक्तता आ जाती है। जी तो है। उस रिक्तता बोध से बचने के लिए जी। शंकराचार्य को, जो कि बाल ब्रह्मचारी हैं, और उनको शारदा प्रेरित करती हैं कि आप जाइए और काम का अनुभव प्राप्त कीजिए, फिर मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जी हाँ। तो वहाँ ये नहीं है कि उनको काम की तरफ ढकेला जा रहा है। मुझे एक प्रश्न बीच में अचानक याद आ रहा है कि जो संवाद है या शास्त्रार्थ है जी, वह तो मंडन मिश्र और शंकराचार्य के बीच में था। जी। शारदा किस अधिकार से यहाँ शास्त्रार्थ में प्रविष्ट होते हैं? हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है। देखिए, प्राचीन परंपरा में स्त्री को बड़ा महत्व दिया गया जी। और शारदा जैसी विदुषी पत्नी या महर्षि जाबाली और बादरायण बैठे हुए थे जब शंकराचार्य प्रवेश करते हैं। तो शंकराचार्य जब जाते हैं तो वो बताते हैं, उनका परिचय भी कराते हैं, और मंडन मिश्र से उनका सीधा परिचय कराने के बाद तय ये करते हैं, उन्हीं की व्यवस्था है कि शारदा आपका निर्णायक की भूमिका में रहेगी। और निर्णायक की भूमिका में मंडन की पत्नी है, वो भूल गई कि वो मंडन की पत्नी है। जी। आप देखेंगे इसमें, तो वो अपनी व्यवस्था दे करके कनेर के 2 माला पहना दिया और उसके बाद वो चली गई। जी हाँ। अपने काम में लगी हुई हैं। जी। कई कई दिन तक शास्त्रार्थ हो रहा है। मीमांसक हैं तो मीमांसा दर्शन पूरा है, उसकी चर्चा वो कर रहे हैं। शंकराचार्य अपने अद्वैत वेदांत के तर्कों पर चलते जा रहे हैं। जी हाँ। तो ये बड़ा रोचक बना। लेकिन जो शारदा है वो अंत में आकर के कहती है, मेरे पति की माला मलिन हो गई है, लेकिन मैं पराजय का संकेत है, लेकिन मैं उनका अर्धांग हूँ। जी। तो जो अर्धांग है उसको पराजित किए बिना आपकी पूर्ण विजय नहीं हुई। अच्छा, आरंभ में तो मंडन मिश्र जब वो प्रविष्ट करते हैं शंकराचार्य, एक कटुता जैसा व्यवहार इस पात्र के साथ शुरू में जो दिखलाई देता है। जी जी। उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि क्या? डॉक्टर साहब, ऐसा है कि ये जो शंकराचार्य का जब उदय हुआ 8वीं सदी के आसपास, तो एक तरफ तो बौद्धों का सौतांत्रिक मत था। बौद्ध दर्शन एक हीनयान और पतन की ओर अग्रसर हो रहा था। दूसरी ओर था मीमांसा दर्शन का अनैतिक भोगवाद। वैदिकी हिंसा न भवति, बकरियां काटी जा रही हैं, गायें काटी जा रही हैं और हिंसा हो रही है, और यज्ञ के नाम पर। तो यहाँ पर शंकराचार्य का जो उद्देश्य है, दिग्विजय जो उनको मिली, उसके पीछे भी यही कि सभी जगह पर एक अनैतिक भोगवाद को नियंत्रित किया जाए और वैचारिक स्तर पर भी इसको स्थापित किया जाए। यदि हम शंकर के दर्शन को थोड़ा सूत्र रूप में देखना चाहें तो वो उन्होंने अपने उस गीत में भी प्रस्तुत किया है जो आपने नाटक के आरंभ में दिया है। जी जी। और मुझे तो उस गीत की भाषा शैली में नवगीत के लक्षण भी नजर आए। आप स्वयं एक अच्छे नवगीतकार रहे हैं। जी जी। बल्कि यदि उस गीत के कुछ अंश हमारे सामने रहे तो आगे बात और बढ़ाने में हमें एक आध अंश उसका प्रस्तुत करता हूँ आपके लिए। कालह क्रीडति शीर्षक है और ये मुझे भी बहुत प्रिय लगता है। इसका अंश एक युक्त के, नाट्य युक्त के रूप में मैंने इसको लिया है। जी। तो उसका कुछ अंश आपके सामने रख रहा हूँ। जी। दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसन्तौ पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छत्यायुः तदपि न मुञ्चत्याशावायुः। तो ये पूरा फिर अंत में गेयं गीतानाम सहस्रम ध्येयं श्रीपतिरूपमजस्रम नेयं सज्जन संगे चित्तं देयं दीनजनाय च वेत्तं भज गोविंदं गोविंदं भज मूढ़मते। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बताऊं कि ये जो है ना गीत, ये किन शंकराचार्य का है ये कहना मुश्किल है, क्योंकि शंकराचार्य एक परंपरा है। चीजें तो हो ही गई हैं इतिहास की परंपरा में। जी जी। लेकिन शंकर के दर्शन को तो निश्चित रूप से ये एक करता है, जो विचारधारा है शंकराचार्य की, उसको निश्चित निश्चित रूप से हमारे सामने रखता है। जी। भारतेंद्र जी, शंकराचार्य ने शारदा के तर्कों के आधार पर काम अनुभव प्राप्त किया। जी। लेकिन इसके बावजूद अंततः विजय तो संन्यास दर्शन की ही होती है। जी। यहाँ तक कि मंडन मिश्र भी अंततः संन्यास्त ही हो जाते हैं। जी। तो अद्वैतवाद निश्चित रूप से अधिक वैज्ञानिक दर्शन है। जी। पर क्या संन्यास निवृत्ति और पलायन का मार्ग नहीं है? देखिए, संन्यास निवृत्ति और पलायन की स्थापना वो इस रूप में नहीं करते हैं। हमको समझना है कि संन्यास के 2 मार्ग हैं। जी। एक तो ये है कि आजन्म संन्यास वाला मार्ग है जो शंकराचार्य अपना करके चलते हैं। जी। दूसरा वो है कि हम अपने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए
वानप्रस्थ में जाएं और फिर संन्यास में जाएं। जी। तो हमारे शास्त्रों में, दर्शन में दोनों परंपराएं वेद विहित हैं, माने परंपरा से उनको मान्यता भी मिली हुई है। जी। जहाँ तक इस नाटक में परंपरा की बात है, तो आप देखिए कि कोई भी शंकराचार्य, उसके लिए यह अब योग्यता है या पहले से रही होगी कि वो बाल ब्रह्मचारी हो। जी। लेकिन मंडन मिश्र विवाहित भी थे। जी हाँ। और उनको स्थापित करते हैं, पहले सुरेश्वराचार्य के रूप में शंकराचार्य स्थापित करते हैं। इस नाटक के अंत में ये पूरा से आया वंश तो बहुत महत्वपूर्ण है। जी जी, वो मैं अभी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो वह जो एक परंपरा है जो मिथक रूप में चली आ रही परंपरा कि नहीं शंकराचार्य हैं तो बाल ब्रह्मचारी होंगे, वह स्वयं आदि शंकराचार्य के यहाँ से ही खंडित होती है। जी। माने सुरेश्वराचार्य विवाहित भी थे और वो इस तरह से शंकराचार्य भी बने। आपने समकालीन जीवन पर कई तरह का लेखन किया है जी। आपके नवगीतों की बात तो विशेष है ही, लेकिन नाटकों तक ही यदि हम केंद्रित रहें तो लड़की की जात, दिल्ली चलो, मरे हुए लोग, इस तरह के एकांकी नाटक आपने लिखे हैं जिनमें सामाजिक यथार्थ विशेष रूप से है। और दूसरी ओर यह परंपरा और संस्कृति और संस्कृत से जुड़ा हुआ, दर्शन से जुड़ा हुआ, ऐतिहासिक और पौराणिक संदर्भों और मिथकीय संदर्भों को लिए हुए नाटक, तो इनके बीच में किस तरह का तालमेल आप देखते हैं, क्या संगति इनके बीच में? डॉक्टर साहब, ऐसा है कि कभी कभी आदमी रामचरितमानस पढ़ता है तो कभी कभी अखबार पढ़ता है, कभी गीता पढ़ता है तो कभी न्यूज़ भी देखता है, तो लेकिन दोनों में कुछ हम सीखते हैं। जी। तो जहाँ तक मिथकीय पात्रों की बात है, वो मेरी अंतश्चेतना से जुड़े हुए विषय हैं। जी। क्योंकि मैं विद्यार्थी रहा हूँ सौंदर्य दर्शन और इसका। और दूसरी बात यह है कि समकालीन पात्रों, समकालीन विषयों में भी जहाँ कोई चीज़ द्वंद्व उभरता है, जी, मूल रूप में, अब शास्त्रार्थ का अर्थ है क्या है, वाद विवाद। जी। वहाँ भी दो विवाद होंगे तभी शास्त्रार्थ होगा। ऐसे ही यहाँ पर समकालीन जो नाटक हैं, समकालीन विषय वस्तु से जुड़े हुए नाटक हैं, तो उसमें जहाँ मुझे ऐसा लगा, मरे हुए लोग जैसे वो किसानों की समस्या पर आधारित है कि जब मरे हुए किसानों को पटवारियों ने लिख दिया, घोषित कर दिया कि आप मर गए हो, आपकी खेती खत्म, आपके नाम तो आदमी जो था वो मर गया। तो ऐसी वो समस्याएं हैं। या दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस के जन्मशती वर्ष पर लिखा गया था। लड़की की जात, जो आप देख रहे हैं कि गर्ल सेंसिटाइजेशन या जेंडर सेंसिटाइजेशन की बात है, आज तो इस मुद्दे में बड़े प्रश्न जुड़े हुए हैं और बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं। जी। और नारी का सशक्तिकरण जो हो रहा है उस संदर्भ में और इसकी विशेष महत्ता है। जी। एक बात मैं विशेष रूप से ये जानना चाहूँगा, जैसे वैसे तो भक्ति आंदोलन के बारे में भी कहा जाता है कि दक्षिण से अनेक आचार्य आए और उसके कारण भक्ति आंदोलन का भारत में, उत्तर भारत में विशेष रूप से उदय हुआ। लेकिन एक महान दार्शनिक शंकराचार्य उत्तर भारत में आते हैं, काशी में आते हैं, वहाँ मंडन मिश्र जो उत्तर भारत के एक महान पंडित हैं, उनके साथ उनका शास्त्रार्थ होता है। तो ये मंडन मिश्र और शंकराचार्य का जो आपने मिलन इस नाटक में इतिहास में हमें उपलब्ध होता है ये, तो क्या इस मिलन को हम उत्तर और दक्षिण के मिलन के संदर्भ में भी देख सकते हैं, या इनके बीच में एक संवाद स्थापित करने की योजना के संदर्भ में भी देख सकते हैं? नहीं डॉक्टर साहब, ये उनकी दिग्विजय जो माधवाचार्य विरचित जो शंकर दिग्विजय महाग्रंथ है, 17वीं शताब्दी के हैं वो, तो उन्होंने ये लिखा है, अब उसमें जो वर्णन किया है शंकराचार्य ने, आदि शंकराचार्य ने किस किस तरह से दिग्विजय प्राप्त की, कहाँ कहाँ गए, किन किन लोगों को पराजित किया और किस तरह से अपने मत की, अपने सिद्धांत की स्थापना की, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। उसी कड़ी में वो माहिष्मती जाते हैं। माहिष्मती में रहने वाले थे ये जो मंडन मिश्र हैं, तो इनके यहाँ जाते हैं और कुमारिल भट्ट जैसे आचार्य ने, मीमांसा दर्शन के सबसे बड़े आचार्य कुमारिल भट्ट माने गए, कुमारिल भट्ट ने से जब शंकराचार्य की मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि मेरा एक शिष्य है मंडन, और उसको जा करके तुम पराजित करो या जैसे भी है उसको शामिल करो अपनी दिग्विजय यात्रा में। तो कुमारिल भट्ट की इच्छा कही जा सकती है। जी, तो वो भी थी। और ये इतिहास में है कि अपने मत को स्थापित करने के लिए शास्त्रार्थ ही एक मार्ग है। जी। शास्त्रार्थ में पराजित होने की उनकी शर्त भी यही थी कि आप हमारे हो जाएंगे, हमारी पूरी चेतना को, माने पूरी हमारे विचारधारा को आप स्वीकार करें। जी। इस सारे इतिहास के बीच में एक पात्र बहुत आकर्षक रूप में हमारे सामने उपस्थित होता है और आपने उन पर शोध कार्य भी किया है, स्वतंत्र उनके जो मुक्तक हैं उन पर शोध कार्य भी किया है। तो अमृत शतक जो इतिहास के एक पात्र भी है जी, तो शंकराचार्य की आत्मा का जिस तरह का संन्यस्त रूप है जो उनका, और उधर अमृत शतक का
जो श्रृंगार काव्य है, इसके संदर्भ में आप कोई क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? डॉक्टर साहब, ऐसा है कि मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं एमफिल कर रहा था 89 में, जब दिल्ली विश्वविद्यालय से ही, तो मुझे एक टीका मिली अमर शतक की। 25-26 टीकाएं हैं अमर शतक की, बहुत छोटे से ग्रंथ की। तो मुझे एक टीका मिली रविचंद्र की, 14वीं सदी के। उन्होंने, बंगाल के रहने वाले थे, उन्होंने उस पूरे अमर शतक को शांत रस में लिखा है, उसकी पूरी व्याख्या। जबकि हम देखते हैं कि इधर रीतिकाल पर उसका बहुत अधिक प्रभाव दिखाई देता है। माने वो श्रृंगार की रचना न मान करके उन्होंने उसे शंकराचार्य की रचना माना और भक्ति भाव से उसमें शांत रस खोजने का प्रयत्न किया। तो तब से मेरे मस्तिष्क में ये प्रश्न था कि इसको कैसे हम नाट्य युक्ति में इसको प्रयोग किया जाए और किस रूप में इसको नाटक के रूप में रखा जाए। तो ये बहुत दिन से ये चल रहा था। एक आचार्य का कवि रूप में परिणत होना, एक ऐसा अनुभव रहा होगा आपको? इस परिणति के प्रयास में किस तरह के अनुभव से गुजरना पड़ा? नहीं, निश्चित रूप से, क्योंकि शंकराचार्य बिल्कुल अलग दिशा का व्यक्ति, एक जो चेतना के स्तर पर, लेकिन जब वो विद्यार्थी के रूप में सीखना चाहता है, जब वो उसको कोई प्रेरित करता है, कोई चुनौती देता है, तो वो बिल्कुल विह्वल कामी की तरह वो अनुभव प्राप्त करने के लिए जाता है जी। तो मेरी समझ में तो ये आता है, जो इंटेलिजेंट है, जो प्रतिभाशाली है, जो कुशल नायक है या मनुष्य है, कोई भी हो, तो वह सीखने के लिए भी उसी स्तर पर जा कर के जुड़ता है और वह आचार्यत्व भूल करके एक विह्वल प्रेमी के तौर पर एक राजा के रूप में, राजा के जो भी कर्तव्य हैं उनको निभाते हुए। हाँ, उसमें तो आपने देखा होगा कि एक आपने खुद सृष्ट किया है कि एक विवाद भी खड़ा होता है, सत्ता को पाने की दौड़ शुरू हो जाती है। आपने तो उसमें इन आधुनिक समस्याओं को भी उसमें डाल दिया है, जो कुर्सी के इर्द गिर्द कई बार खड़ी हो जाती हैं। तो वे मंडन मिश्र से जो शास्त्रार्थ करने के बाद वो वहाँ जाते हैं, तो वहाँ पर अमरूक के संदर्भ में पैदा होते हैं। नाटक के अंत में मंडन मिश्र का जो सुरेश्वर के रूप में रूपांतरण है वह निश्चित रूप से काया प्रवेश के एक और संदर्भ को हमारे सामने संकेतित करता है। इस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी मैं डॉक्टर साहब मैं चाहूँगा वो अंश ही मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँ, क्योंकि यह स्वगत कथन है और यहीं से नाटक समाप्त होता है। शास्त्रार्थ क्यों होते हैं? शास्त्रार्थ क्यों होता है तिरस्कृत और अपमानित एक व्यक्ति? हार कर मुझे ही देखो, पत्नी बिछुड़ गई, घर बार पुत्र जैसे वटुक, शुक और सारिका सब छूट गए। टूट गई मीमांसा दर्शन की जर्जर प्राचीन परंपरा, बस एक शास्त्रार्थ ने बदल कर रख दिया मुझे सर्वांग संपूर्ण। भारतेंद्र जी से उनके शास्त्रार्थ पर इस परिचर्चा से नए रंग परिदृश्य का एक स्वरूप हमारे सामने उभर कर सामने आया। भारतेंद्र जी, आप दूरदर्शन के स्टूडियो में पधारे, आपने बातचीत की, परिचर्चा में भाग लिया, धन्यवाद। डॉक्टर साहब धन्यवाद मैं आपका दूं। डॉक्टर राजेंद्र गौतम जी, आपका धन्यवाद।